तो सभी बहनों एवं भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है पोषण एवं स्वास्थ्य का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। यानी कि इससे पहले सभी सब्जेक्ट के 6 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला पर्यवेक्षक फ्री क्लास के नाम से, उसमें जाकर के आप वो सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 55 नंबर का पोषण एवं स्वास्थ्य आपके एग्जाम में आने वाला है। आपके लिए यह वीडियो और यह सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 55 नंबर बहुत होते हैं भाई, और आप लगातार अगर हमारे साथ में बने रहेंगे तो 55 में से आप बड़ी आसानी से 53 से 54 नंबर ले आ सकते हैं। 1-2 नंबर की नहीं कह सकते, लेकिन 53 से 54 नंबर आप आसानी के साथ में ले आ सकते हैं अगर आप लगातार सक्सेस जंक्शन के साथ में बने रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें वो वीडियो आप तक तुरंत की तुरंत पहुंच सके। आज ये वीडियो हम 11:30-12 के आसपास अपलोड कर देंगे और उसके बाद में आज शाम को 3 या 4 बजे के आसपास आपको टीकाकरण एवं रोग की स्पेशल 100 वाली वीडियो भी मिलने वाली है। ठीक है, तो शाम को 4 बजे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। और अब हम कोशिश करेंगे कि डेली 2 वीडियो डाला करें, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट भी नज़दीक आ गई है। 28 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइजर चारों सब्जेक्ट के सुपर नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं मंगवाए हैं तुरंत वो अपने नोट्स मंगवा लीजिए। मात्र 128 रुपये में चारों सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं शुरू की है तो ये नोट्स मंगवा करके आप अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से इन नोट्स को डिज़ाइन किया गया है कि आप आराम से जो बचे हुए 25 से 26 दिन हैं इसमें 2 बार इस नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से इन नोट्स को जो है आपका डिज़ाइन किया गया है। अगर 6 घंटे आप डेली पढ़ते हैं तो आप आसानी के साथ में अभी भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? पोषण एवं स्वास्थ्य जो 55 नंबर का आएगा, सामान्य ज्ञान जो 55 नंबर का आने वाला है, सामान्य ज्ञान के अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। योजनाएं मिलेंगी, एक्ट मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये सब हमने अपने पीडीएफ नोट्स में कवर कर रखा है। शिशु देखभाल जिसे हम बाल विकास कहते हैं ये भी पीडीएफ नोट्स में कवर कर रखा है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मैनेजमेंट जो प्रबंधकीय कौशल है इसको भी हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पीडीएफ नोट्स में कवर कर रखा है। तो कंप्लीट चारों सब्जेक्ट हमने कर रखे हैं। ये चारों सब्जेक्ट आप अभी तुरंत मंगवा लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं की है तो आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो पीडीएफ है इसमें जो भी सिलेबस दिया गया है उसको आप यहाँ से कवर कर लीजिए, और डेली प्रैक्टिस हम यूट्यूब पे करा ही रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और जो 660 सीटें हैं इनमें से आप एक सीट अपनी जरूर पक्की कर लेंगे 101%। ठीक है भाई, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। और एक बार आपको बता दें कि ये नोट्स आप कैसे जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको देखिए क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 128 रुपये का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है 7052547003। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पर ही, क्योंकि अब घर पहुंचाने का टाइम नहीं है। 15 दिन में आपके घर पर पहुंचेगा और 28 से पेपर है, तो पढ़ेंगे कब आप, है ना। और हम ये चाहते हैं कि तुरंत मंगवा लीजिए आप, क्योंकि जितने भी कम समय बचा हुआ है इसमें आप कम से कम इन नोट्स को 2 बार कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपकी एक बढ़िया तैयारी हो सके। चलिए भाई अब क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज हमने इस तरह से आपके जो ऑप्शन होते थे अब इसको इस तरह से अरेंज कर दिया है। ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चारों ऑप्शन एक साथ में आपको दिखाई देंगे। आइए पहला प्रश्न देखें। जहां पर बड़े बड़े ऑप्शन होंगे वहां पर थोड़ा सा पहले की तरह ही रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतु भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों के द्वारा क्या प्राप्त होता है? जो हम लोग खाते हैं, चाहे वो अब कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, चाहे वो जंतु भोज्य पदार्थ खाएं यानी कि चाहे वो मांसाहारी खाएं, या वनस्पति भोज्य पदार्थ चाहे वो शाकाहारी खाएं, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? खनिज लवण, वसा, प्रोटीन या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। सभी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे वो शाकाहारी हो। सभी कुछ को खाने से हमको खनिज लवण भी मिलते हैं, वसा भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलती है। यानी कि ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाले हैं। थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न दिया है ना। देखिए, जंतु भोज्य पदार्थ कह दिया है, मांसाहारी पदार्थ को इन्होंने जंतु भोज्य पदार्थ कह दिया है, शाकाहारी पदार्थ को इन्होंने वनस्पति भोज्य पदार्थ कह दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। इसी तरह के कठिन प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे, लेकिन आप अगर हमारे साथ में लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, क्रैक कर सकेंगे इस एग्जाम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, चलिए फिर से 1 नंबर ही डल गया है ना। क्वेश्चन नंबर 1 डल गया है। चलिए अब आपका इसमें तो लग रहा है मुझे 31 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है?
एक लिपिड होता है जिसे हम स्टेरॉल कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक लिपिड होता है। लिपिड का मतलब क्या है? लिपिड का अर्थ होता है वसा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक वसा होता है, और आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा जिसको हार्ट अटैक की दिक्कत आती है, सबसे पहले डॉक्टर कहता है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि वसा बढ़ गया है, चर्बी बढ़ गई है। जो लोग मोटे होते हैं, मोटे इन द सेंस जिनका 95 केजी वजन है या फिर 100 केजी वजन है, अपने एज के हिसाब से ज़्यादा वजन है, उनको डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है कि पहले आप अपना कोलेस्ट्रॉल यानी कि वसा यानी कि चर्बी को कम कीजिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि जो लेडीज़ या फिर जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, अगर वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उनको सबसे पहले अपने जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर बार बार कहता है कि जो भी लेडीज़ का वजन अगर ज़्यादा होगा तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल को बहुत कम रखना है। जो भी आपके तेलीय पदार्थ होते हैं, तले भुने पदार्थ होते हैं, इनको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड होता है जिसे हम स्टेरॉल भी कहते हैं, और साधारण भाषा में हम इसे वसा या फिर चर्बी भी कहते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। और जो हमने पीडीएफ दे रखी है शारीरिक ज्ञान वाली, जिन लोगों ने 128 की पीडीएफ मंगाई, उसमें शारीरिक ज्ञान के नाम से एक पीडीएफ है, उसमें ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जो लोग उसको पढ़ करके आए होंगे, देखिए कितने अच्छे से इन सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए विटामिन डी, विटामिन बी1 जिसे हम थायमिन कहते हैं, विटामिन सी या फिर विटामिन के, किसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन बी या फिर विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसे हम थायमिन भी कहते हैं। थायमिन नाम भी इसको याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में आपको थायमिन दे देते हैं, विटामिन बी1 नहीं देंगे तो थायमिन दे देंगे। तो याद रखना बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसे हम थायमिन भी कहते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है विटामिन डी की कमी से कैसे हो जाता है? रिकेट्स जो रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। हड्डियों में परेशानी अगर आएगी तो समझ लीजिए विटामिन डी की कमी है। विटामिन बी बता दिया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी जानते हैं, मसूड़े का फट जाना और जो त्वचा रोग होते हैं, ये विटामिन सी की कमी से हो जाते हैं। उसके बाद विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त के थक्का को जमने में दिक्कत होने लगती है। तो विटामिन के क्या करता है? रक्त के थक्का को जमने में हमारी मदद करता है, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही हों तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक होते हैं, और लगातार हम और प्रयास करते हैं और मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? बहुत ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में छपे मिलने ही वाले हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना। विटामिन सी, विटामिन आपका प्रोटीन, विटामिन के या फिर विटामिन ए, किसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या आता है? इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रात्र में दिखना कम हो जाता है। सर रात में तो किसी को नहीं दिखता है। अरे भैया, जरा सी रात हो जाती है ना, जिसे हम गोधूली कहते हैं, जरा सा अंधेरा हुआ कि आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा, इसको हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। गाजर, सेब, ये सारी चीज़ें खाने से विटामिन ए प्राप्त होता है, यह भी आपको ध्यान रखना। हालांकि जो पीडीएफ हमने दी है उसमें हमने पूरा एक कह सकते हैं चार्ट बना करके आपको बताया है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कमी को पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या क्या उपयोग करने चाहिए। इस तरह से पूरा एक चार्ट बना हुआ है पीडीएफ के अंदर, वो आपको जरूर देख करके जाना है। और ये चार्ट हमने इसीलिए दिया है कि जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाए तो जल्दी जल्दी अगर आपको रिवीजन करना हो तो ये चार्ट की मदद से आप रिवीजन कर सकते हैं। दोनों तरह की चीज़ें आपके पीडीएफ में दी गई हैं। चार्ट के माध्यम से क्विक रिवीजन दिया गया है और उसके नीचे आपका पूरा डिटेल में भी दिया गया, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से हमने जो है आपका पीडीएफ को बनाया है इस तरह से कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आप कम से कम इन 20 से 25 दिनों में 2 बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आइए देखते हैं। 60 से 65%, 20 से 25%, 12 से 15% या फिर 90%। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, इसका अर्थ है जब जो एथलीट है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। प्रशिक्षण का अर्थ है कि मान लीजिए कोई दौड़ने वाला अगर व्यक्ति है, एथलीट है, तो उसको प्रशिक्षण के दौरान कम से कम 20 से 22 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस दौरान उसे कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 से 65% कार्बोहाइड्रेट एक एथलीट को प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। वो मैनेज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 से सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 बार हो गया था, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में मिलने वाले हैं, इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए, औसत गर्भावस्था के दौरान आयरन की
कुल कितनी आवश्यकता होती है, यानी कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो कितनी औसत उसको आयरन चाहिए ही होता है। आप जानते हैं जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा उसको आयरन की गोलियां दी जाती हैं, विटामिन डी की गोलियां दी जाती हैं, क्योंकि उस वक्त आयरन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है एक प्रेग्नेंट लेडी को। ठीक है ना। तो कितनी जो है आपको आयरन की आवश्यकता होती है औसत गर्भावस्था के दौरान? 1000 मिलीग्राम, 800 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 1200 मिलीग्राम। चलिए आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1000 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है एक महिला को जब वह महिला प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, इसीलिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और आयरन का सबसे अच्छा प्राकृतिक सोर्स क्या है? तो पालक होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 7 नंबर, शिशु में विटामिन डी का दैनिक सेवन कितना आवश्यक है? एक छोटा सा बच्चा है, विटामिन डी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है छोटे बच्चे में। क्यों होती है? क्योंकि जो 1 से 2 साल तक का बच्चा होता है इसमें हड्डियां बहुत तेज़ी से विकास करती हैं। ठीक है ना। जो अब जब से जन्म होता है ना तो 400 साढ़े 400 हड्डियां होती हैं, फिर वो जुड़ जुड़ करके एक होती जाती हैं और हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। तो 1 से 2 साल का जो बच्चा होता है उसमें हड्डियां विकसित होती रहती हैं और हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कह रहे हैं कि एक शिशु में विटामिन डी का दैनिक सेवन कितना होना चाहिए, पर डे कितना विटामिन डी उसको दिया जाना चाहिए मिनिमम। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 400 यूनिट उसको जरूर दिया जाना चाहिए विटामिन डी। इसके साथ साथ में विटामिन डी का प्राकृतिक सोर्स क्या होता है? सूर्य की रोशनी। अभी सूरज कैसा बन गया, रुको भैया सूरज मामा को बना देते हैं। ठीक है ना, ये सूरज मामा है। ठीक है ना, ठीक है, और ये आपका बालक है। ठीक है, अब ड्राइंग पर मत जाना, बताना ड्राइंग कैसी लग रही है। ठीक है ना। तो ये सूरज की रोशनी जब इस बालक पर पड़ेगी तो ये अपने आप इसको विटामिन डी प्राप्त होने लगेगा। ठीक है, तो हमारे शरीर के द्वारा खुद से बनाया जाने वाला कौन सा विटामिन है? तो वो आपका विटामिन डी होता है, ये भी आपको याद रखना है। बच्चे को सबसे ज़्यादा किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है, जो सूर्य की रोशनी से भी मिलता है और कुछ भोज्य पदार्थों से भी मिलता है। तभी आप लोगों को याद होगा जो दादी अम्मा लोग होती थीं, जो बूढ़ी औरतें होती थीं, वो बच्चों को हमेशा सरसों का तेल लगाती थी। और कहाँ? सूरज की रोशनी में। क्यों? क्योंकि उससे हड्डियां मजबूत होती थी। सरसों का तेल लगाने से बालक में जो है आपका और सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता और बढ़ जाती है। इसलिए सरसों का तेल लगा करके और जो है सूरज की रोशनी उसको दिखाई जाती थी, जिससे कि बच्चे की हड्डियां मजबूत हो सकें। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी, 400 यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये ड्राइंग व्राइंग बनाकर इसीलिए समझाते हैं कि अगर नहीं भी याद रहेगा ना आपको तो एकदम से क्लिक कर जाएगा ऑप्शन देकर के कि सर ने सूरज बनाया था तो बच्चे को किसकी आवश्यकता होती है? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। अच्छा, हड्डियां मजबूत होती है विटामिन डी की वजह से। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको हम करा रहे हैं जिससे कि आप एग्जाम में परेशान नहीं हो, कितना भी प्रेशर रहे आपके ऊपर एग्जाम में, लेकिन आप उसको आसानी से हैंडल कर सकें। नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या मुख्य रूप से बाल्यावस्था की बीमारियों के लिए उत्तरदायी है? अगर बालक जो है वो बाल्यावस्था में बीमार होता है तो उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? संक्रमण, दुर्घटना, कुपोषण या फिर पीड़क? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुपोषण की वजह से ही बच्चा बीमार होता है। ध्यान रखना, बच्चे को शुरू में कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है ना। क्यों? बीमारियां बढ़ती कब है? जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसके अंदर कोई बीमारी होती है, लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो कोई बीमारी नहीं होती है। एक बीमारी हो सकती है, केवल केवल वो है कुपोषण। अगर आप उसको शरीर में सही से उसके भोजन नहीं जाएगा, शरीर से विटामिन डी नहीं जाएगी, सारे विटामिन नहीं जाएंगे तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और ऐसे में बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा बीमारियां जो घेरती हैं वो कुपोषण की वजह से ही घेरती हैं। तो आप मत खाइए, मतलब कि मैं पिताजी से कह रहा हूँ जो बच्चों के पिता हैं, एक बार को आप 2 रोटी मत खाइए, लेकिन अगर आपका कोई छोटा बालक है तो उसको पर्याप्त भोजन दीजिए, पर्याप्त दूध दीजिए, पर्याप्त विटामिन डी दीजिए। ठीक है ना। अगर वो आपका जूस, मतलब कि आपका बालक जो है वो जूस पीता है तो जूस दीजिए, दाल दीजिए, क्योंकि अभी आप बालक को जितना खिला लेंगे बाद में आपको उतना परेशानियों से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए बालक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 9 नंबर, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक खाद्य किससे युक्त होता है? अगर किसी भी शरीर में मान लीजिए आपको वृद्धि करवानी है तो किससे युक्त भोजन हमको खाना चाहिए? चलिए, वसा युक्त खाओगे तो चर्बी बढ़ जाएगी, गलत ऑप्शन। प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त या फिर तंतुमय? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटीन युक्त भोजन हमको खाना चाहिए अगर हमें शरीर की वृद्धि करनी है। कई बार हमने आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये मान लीजिए बॉडी बिल्डर है, ठीक है ना, ये अपनी डोले दिखा रहा है, ठीक है,
तो बॉडी बिल्डर लोग प्रोटीन के जो है डिब्बे खाते हैं। अब डिब्बे का मतलब है प्रोटीन को खाते हैं, ठीक है ना? क्यों खाते हैं? क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में बॉडी बिल्डर का काम करता है। अगर इनको बॉडी बनानी है तो प्रोटीन की आवश्यकता होगी, इसके लिए वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन लेंगे। तो अगर शरीर की वृद्धि चाहिए हमको, कि शरीर तेज़ी से वृद्धि हो, शरीर में बॉडी बने, शरीर में फैट बने, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन खाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वसा को फैट भी कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी फैट कहते हैं, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाएं आप, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और प्रोटीन हमारे बॉडी में बॉडी बिल्डर का काम करता है। यह भी प्रश्न कई बार व्यापम के द्वारा पूछा गया है, शरीर का बॉडी बिल्डर इनमें से कौन सा तत्व है? तो प्रोटीन को शरीर का बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है? अब गॉइटर सुनकर के लोग परेशान कि गॉइटर क्या होता है? भाई घेंघा जो होता है ना, घेंघा, घेंघा का इंग्लिश में नाम गॉइटर ही होता है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए गॉइटर दे देंगे। तो किसकी कमी से घेंघा होता है? सब लोग जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, पर गॉइटर दे दिया तो कंफ्यूज हो गए। तो ध्यान रखना, जो घेंघा होता है उसी को गॉइटर कहते हैं, और आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। यही आपसे पूछा किस खाद्य पदार्थ की कमी से घेंघा नामक या फिर गॉइटर रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ में लास्ट में सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं। चलिए 11 नंबर देखिए, आंसर ना दिख जाए, 1 मिनट, ठीक है। कौन से तत्व की कमी से टिटेनी नामक रोग हो जाता है? अब ये टिटेनी है, टिटनिस मत समझ लेना, टिटेनी रोग अलग होता है, टिटनिस अलग होता है। तो किसकी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है? कैल्शियम की कमी से, फ्लोरीन से, सोडियम से, आयोडीन से। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि कैल्शियम की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। और ये जो टिटेनी रोग है वो हड्डियों से संबंधित एक रोग होता है, जो कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखना है आपको। आगे बढ़िए 12 नंबर। अब इसको थोड़ा-सा बड़ा किया क्योंकि इसके ऑप्शन बड़े हैं, इसलिए हमने इसको इस बार इस तरह के ऑप्शन में रखा है। कुपोषण में वृद्धि रोध किसे कहते हैं? यानी कि अगर मान लीजिए व्यक्ति में कुपोषण हो गया है, उसकी वजह से वृद्धि रोग हो जाता है। यानी वृद्धि रोध का अर्थ है कि जो आपकी वृद्धि है, शरीर की वृद्धि, वो बढ़ना कम हो जाती है। तो वृद्धि रोध किसे कहते हैं? आपसे ये पूछा गया है। चलिए चारों ऑप्शन देखें। आयु के अनुसार लंबाई का कम होना, लंबाई के अनुसार वजन का कम होना, आयु के अनुसार वजन का कम होना, या फिर उपरोक्त सभी, किसे हम वृद्धि रोग कहते हैं या फिर वृद्धि रोध कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगर आयु के अनुसार लंबाई कम रह जाती है, यानी कोई बालक मान लीजिए ठिगना रह जाता है, ठिगना का अर्थ है कि बालक की लंबाई नहीं बढ़ पाती है और वो छोटा रह जाता है, तो क्या होता है? इसे हम वृद्धि रोध कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? वृद्धि रोध कहते हैं। यानी आयु उसकी मान लीजिए 4 साल की है और 4 साल के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई उतनी नहीं है, तो हम इसको वृद्धि रोध के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और यह कुपोषण की एक बीमारी होती है। कुपोषण ही सारे रोगों का कारण होता है। अगर आप पर्याप्त प्रोटीन, पर्याप्त आयोडीन देंगे तो उसकी लंबाई भी बढ़ेगी, ठीक है ना? इसीलिए आपसे कह रहे हैं, एक बार पिताजी को कम खाना खाना चाहिए, लेकिन बालक को ज़्यादा खाना देना चाहिए, जो 5 साल से कम साल का बालक है। अगर आपको भोजन की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आंगनबाड़ी में जाइए। आंगनबाड़ी में वहाँ पर वो लोग सारी चीज़ें देते हैं। आईसीडीएस के अनुसार सारी चीज़ें बच्चे के लिए दी जाएंगी, जो उसके लिए आवश्यक होंगी। तो आंगनबाड़ी से ले आइए, लेकिन बालक को खाना जरूर खिलाइए। 13 नंबर, महिलाओं में एनीमिया को रोकने के लिए किसका सेवन अपने आहार में अधिक करना चाहिए? अगर महिलाओं को एनीमिया नामक रोग से बचना है तो किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? एनीमिया का मतलब समझ रहे हैं? जब रक्त की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। अगर आपको उससे बचना है तो किसका सेवन करना चाहिए? आयोडीन का, लौह तत्व का, प्रोटीन का, कैल्शियम का। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह तत्व। और लौह तत्व कहाँ से मिलेगा? पालक से मिलेगा, ठीक है। आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा, लेकिन प्राकृतिक रूप से लौह तत्व तो पालक से मिलता है। तो पालक वगैरह, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारी चीज़ें जरूर खाना चाहिए। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंस हैं या फिर अपन एनीमिया का रोग सोचती हैं कि एनीमिया का रोग हमको ना हो जाए, यानी रक्तप्लाता ना हो जाए, इसके लिए उन्हें लौह तत्व से युक्त भोजन खाना चाहिए। पालक का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन, चुकंदर का सेवन जरूर करना चाहिए। चलिए 14 नंबर देखिए, 14। किस आहार में विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है? बताइए इनमें से किस में विटामिन ए सबसे अधिक होता है? गन्ना, फूलगोभी, गाजर या फिर आपका संतरा, ठीक है। चारों ऑप्शन देख लिए हमने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा होता है। गाजर हो गया, सेब हो गया, इन सब में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। तो विटामिन ए प्राप्त करने के लिए आपको गाजर और सेब का सेवन करना चाहिए। चलिए 15 नंबर देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह किस प्रोटीन की सहायता से होता है? आपको पता है हमारे रक्त में ऑक्सीजन जाती है, कौन लेकर जाता है? आरबीसी लेकर जाता है। कई बार आपको बताया आरबीसी का कब्रगाह क्या होता है, प्लीहा होता है, ये सब कुछ पीडीएफ में दे रखा है। तो आरबीएफ के माध्यम से, सॉरी, आरबीसी के माध्यम से
जो आपका ब्लड होता है, इस ब्लड में ऑक्सीजन जाता है, ठीक है ना? और ये ऑक्सीजन हमारे हार्ट के पास में जाता है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और आरबीसी उस ऑक्सीजन को सभी ऑर्गन्स के पास में लेकर के जाता है। तो यही कह रहे हैं कि रक्त में अगर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाना है तो किस प्रोटीन की सहायता हमें लेनी होगी जिससे कि रक्त में ऑक्सीजन बढ़ जाए और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच सके। लैक्टिन प्रोटीन की, फाइबर प्रोटीन की, ग्लोबिन प्रोटीन की या फिर लाइपोप्रोटीन की। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन की आवश्यकता होगी रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए, आरबीसी और डब्ल्यूसी को जरूर याद रखना। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को हमारे शरीर में पहुंचाना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? हमारे शरीर में जितने भी रोग होने वाले हैं या फिर कोई जीवाणु बैक्टीरिया आ रहा है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता डब्ल्यूबीसी से बढ़ती है और शरीर में ऑक्सीजन आरबीसी से पहुंचती है। ये बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आप एग्जाम टाइम पर याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। अब ये आईसीएमआर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आईसीएमआर, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आईसीएमआर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें अपन को याद रखनी है। देखिए, आईसीएमआर 2024 के अनुसार एक गर्भवती महिला को अपने आहार में प्रतिदिन औसतन कितने ग्राम फल को सम्मिलित करना चाहिए। यानी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो कितना उसको फ्रूट्स यानी फल वगैरह जरूर खाना चाहिए। प्रतिदिन इतना फल तो उसको खाना ही खाना है। 100 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम या फिर 500 ग्राम, कितना फल आपको खाना रहेगा अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है? आईसीएमआर 2024 के अनुसार लेटेस्ट प्रश्न है। ये आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 150 ग्राम, 150 ग्राम कोई ना कोई फल आपको जरूर खाना चाहिए। चाहे वो संतरा हो सकता है, सेब हो सकता है, चुकंदर, चीकू, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 150 ग्राम फ्रूट्स आपको जरूर खाना रहेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से आईसीएमआर का प्रश्न है। देखिए, आईसीएमआर 2024 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन अपने आहार में कितने मिलीग्राम आयरन का सेवन करना चाहिए? हमने आपसे बार बार कहा है आयरन और विटामिन डी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे के ऐसे छपे हुए मिलेंगे। चलिए देखते हैं। 27 मिलीग्राम, 35 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम, 48 मिलीग्राम। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 40 मिलीग्राम आयरन आपको डेली जरूर से जरूर लेना है। ठीक है, यह आईसीएमआर में बताया गया है। चलिए 18, मानव आहार में आयोडीन तत्व का क्या महत्व है? यानी आयोडीन हमें अपने आहार में क्यों लेना चाहिए? आपको पता है आयोडीन कहाँ से मिलता है? आयोडीन नमक से मिलता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहते नहीं आयोडीन युक्त नमक हो गया भैया, आयोडीन युक्त नमक, टाटा नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन हमको कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। और नमक खाना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? आइए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। घेंघा रोग से बचाव हेतु यानी जिसे हम गॉइटर कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। मस्तिष्क के विकास के लिए भी आपको आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। उपरोक्त दोनों या फिर एनीमिया से बचाव के लिए। तो एनीमिया में आयोडीन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन घेंघा रोग से बचाने के लिए और मस्तिष्क विकास के लिए इन दोनों में आयोडीन की बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों बिल्कुल सही हो जाने वाला है। चलिए 19 नंबर। आईसीएमआर 2020 के अनुसार एक धात्री महिला को प्रतिदिन रेटिनॉल की कितनी मात्रा लेना आवश्यक हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं रेटिनॉल कितनी मात्रा में हमको प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर एक महिला धात्री महिला यानी कि अगर वो दूध पिला रही है, बालक को स्तनपान करा रही है, तो कितना उसको रेटिनॉल जरूर लेना चाहिए? 840 यूनिट, 950 यूनिट, 1050 यूनिट या फिर 1140 यूनिट। आइए आंसर देखें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 950 यूनिट रेटिनॉल उसको जरूर लेना होगा अगर वह एक धात्री महिला है तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और ये सारी चीज़ें आपको जो आंगनवाड़ी केंद्रों से पोषक आहार मिलता है ना, उन सब में ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसीलिए कहते हैं भले ही वो जो है मूंग की खिचड़ी मिलती है, दलिया मिलता है, तो इन सब चीज़ों को खाना चाहिए। ठीक है, चलिए 20 नंबर। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन सी से भरपूर भोजन फायदेमंद होता है। अगर आपको रोगों से लड़ना है, विटामिन सी युक्त भोजन खाइए। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें विटामिन सी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा? सोयाबीन, काली मिर्च में या फिर सेब और संतरा में, संतरा, स्ट्रॉबेरी, नींबू में या फिर ब्रोकली और नींबू में। अब जिन लोगों ने पीडीएफ पढ़ी होगी उनको अच्छे से पता होगा कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और खट्टे फलों को लगातार यूज करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे के सारे खट्टे फल हैं? तो संतरा, स्ट्रॉबेरी, नींबू, इनमें विटामिन सी आपका पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। विटामिन सी संतरा, स्ट्रॉबेरी, नींबू और आंवला में पाया जाता है, यह आपको याद रखना है। और रोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विटामिन सी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है? हीमोग्लोबिन समझ रहे हैं? रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कितनी बार आपको बता रखा है? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इससे बचने के लिए अभी आपको बताया पालक खाना चाहिए,
ठीक है। लौह तत्व से युक्त भोजन करना चाहिए एनीमिया से बचाव के लिए, और एनीमिया का अर्थ है जब शरीर में रक्त कम हो जाए या फिर रक्त में हीमोग्लोबिन कम हो जाए। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाने वाला है। 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लौह तत्व यानी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है? पालक, गुड़, आंवला, उपरोक्त सभी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सब में आयरन पाया जाता है और पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे पालक, गुड़, आंवला, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इन तीनों में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान चना और गुड़ खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है ना, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भी आयरन अच्छा खासा होता है, पालक में भी अच्छा खासा आयरन होता है। आगे बढ़िए, 23 नंबर देख लेते हैं। रिकेट्स से पीड़ित व्यक्ति को किस तत्व से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, उपरोक्त दोनों या फिर कार्बन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। कैल्शियम और फास्फोरस इन दोनों की कमी की वजह से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स एक हड्डियों से संबंधित रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, यानी उपरोक्त दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, आइए देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? दो कथन आपको दिए गए हैं, आपको ये बताना इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखना, हम भी दो कंफ्यूज हो गए। असत्य लिखा हुआ है, ठीक है, ये जल्दबाजी में आप गड़बड़ कर जाते हैं। देखना है आपको कि क्या लिखा है, सत्य या फिर असत्य। तो कौन सा कथन असत्य है, चलिए देख लेते हैं। मरासमक रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होता है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दोनों सही हैं, केवल बी सही है, केवल ए सही है, या फिर दोनों गलत हैं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन से कथन असत्य हैं? तो ये दोनों ही कथन गलत दिए हुए हैं। क्यों गलत दिए हैं? इनका उल्टा कर दिया है। जो रिकेट्स रोग है ना वो विटामिन डी की कमी से होता है, और जो मरासमस रोग है ना वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की वजह से होता है। और यहाँ पर क्या किया, इनका इंटरचेंज कर दिया, इसका रोग इसको दे दिया, इसका इसको दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ध्यान रखना, मरासमस किसकी वजह से होता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की वजह से होता है। और रिकेट्स किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है और आपसे असत्य ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जिनका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं हो पाता है वे क्या कहलाते हैं? जिनका संश्लेषण माने कि जो अपना शरीर है वो अपने आप नहीं बना पाता है, संश्लेषण नहीं कर पाता है, वो क्या होता है? चलिए, साधारण एमिनो एसिड होते हैं, अनिवार्य एमिनो एसिड होते हैं, अनिवार्य अम्ल होते हैं, या फिर कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिवार्य एमिनो एसिड होते हैं, जिनका जो है आपको शरीर खुद से संश्लेषण नहीं कर पाता है। इनको आपको बाहर से जो है लेने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनके आगे अनिवार्य लगा हुआ। अनिवार्य एमिनो एसिड शरीर खुद नहीं बना पाता है, ये आपको बाहर से लेना पड़ता है। चलिए 26 नंबर, विटामिन बी3 अर्थात नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, बेरीबेरी, एनीमिया, रतौंधी। अब जो लोग पीडीएफ पढ़ के आए हैं तुरंत आंसर बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। हमने पूरा चार्ट में बना करके बता रखा है पीडीएफ में। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेलाग्रा हो जाएगा। विटामिन बी3 की कमी से, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं, पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। जो पीडीएफ है ना उसमें हमने आपको बताया विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन बी4 को क्या कहते हैं, विटामिन बी5 को क्या कहते हैं, विटामिन ए का क्या नाम है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, कहाँ से हम विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट बना करके बताया है, तो जरूर पीडीएफ आप लोग अपनी मंगवा लीजिए। चलिए 27 नंबर, ICME NIN 2024 के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी दाल की कीमत मतलब कितनी मात्रा निश्चित की गई है? यानी कि 2000 किलो कैलोरी अगर आपको ऊर्जा मिल रही है उसमें कितनी दाल होना चाहिए? ICME NIN 2024 ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पूरी एक लिस्ट जारी की जाती है, इसके अनुसार इतना दाल होना चाहिए, ICMR के अनुसार इतना आयरन लेना चाहिए। तो यही बोला, ICME NIN के अनुसार 2000 किलो कैलोरी पर दाल की कितनी मात्रा होनी चाहिए? 45 ग्राम, 85 ग्राम, या फिर 135 ग्राम, 150 ग्राम। आंसर देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 85 ग्राम अगर आप दाल लेंगे तो 2000 किलो कैलोरी जो आपकी ऊर्जा मिल रही है उसमें दाल की मात्रा 85 जो है ग्राम होनी चाहिए, 85 ग्राम होनी चाहिए। इतनी ग्राम दाल आपको प्रतिदिन लेना है जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं। आगे बढ़िए 28 नंबर। 28 नंबर है, ICMR NIN 2020 के अनुसार एक महिला को कितने मिलीग्राम थायमीन की आवश्यकता होती है? यानी कितना मिलीग्राम आपको थायमीन लेने की आवश्यकता पड़ेगी? चलिए देखें, 1 मिलीग्राम प्रतिदिन, 4 मिलीग्राम प्रतिदिन,
2 मिलीग्राम प्रतिदिन या फिर 6 मिलीग्राम प्रतिदिन। अब थायमीन का कौन से विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अभी आपको पढ़ा करके आए हैं, ठीक है? देखते हैं कितना आप मतलब कि सजग होकर के इस वीडियो को देख रहे हैं। थायमीन जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 मिलीग्राम प्रतिदिन आपको थायमीन लेने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़िए, 29 नंबर। ये तो हमने अपने पीडीएफ में करा रखा है। अब ये तो तुरंत आंसर आप लोग लगा लोगे। महिलाओं में यौवनावस्था की शुरुआत कब होती है? रजोनिवृत्ति से, किशोरावस्था से, रजोदर्शन से या फिर उपरोक्त सभी? कब महिलाओं में यौवनावस्था की शुरुआत होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रजोदर्शन से यौवनावस्था की शुरुआत होती है और रजोनिवृत्ति से यौवनावस्था समाप्त होती है, ठीक है? यानी कि जो बच्चे पैदा करने की फर्टिलिटी की एज होती है वो रजोदर्शन से स्टार्ट होती है और रजोनिवृत्ति से समाप्त होती है, ये आपको याद रखना है। 50 के आसपास जब महिलाएं पहुंचती हैं तो उनमें रजोनिवृत्ति हो जाती है, यानी कि अब वो जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फर्टिलिटी की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। चलिए, और 16 वर्ष के आसपास से चालू हो जाती है, जिसे हम रजोदर्शन कहते हैं। 30 नंबर, रोटावैक्टीरिया दवाई का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? बताइए, किस बीमारी को रोकने के लिए रोटावैक्टीरिया दवाई का यूज करते हैं? एड्स, डेंगू, मलेरिया, दस्त। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोटा जो बैक्टीरिया होता है ये बच्चों में बहुत होता है, बच्चों में दस्त शुरू हो जाते हैं तो बंद ही नहीं होते हैं ना, तो दस्त से बचाव के लिए रोटावैक्टीरिया की दवाई लगाई जाती है, इसका इंजेक्शन भी टाइम टू टाइम लगाया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आपके आज के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और ये आपको नंबर दिया गया है, इस पर आपको मैसेज करके अपने पीडीएफ नोट्स मंगवा लेने हैं। देखिए, अब हम डिटेल में नीचे नहीं बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि लगभग सभी के पास में पीडीएफ नोट्स पहुंच चुके हैं, और ये जो डिटेल होता है ना ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स में दे रखा है, तो समय क्यों खराब करना, ठीक है ना? आपको समझा दे रहे हैं, पीडीएफ नोट्स आपने ले रखा है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, पढ़ लेंगे तो आप, ठीक है? तो पीडीएफ नोट्स जरूर मंगवा लीजिए, और इतने सस्ते नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। चारों सब्जेक्ट के नोट्स मात्र 128 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं, कहीं भी आपको नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है? तो तुरंत अपने नोट्स मंगवा लीजिए। इसके बाद में 3 बजे हम लेकर के आएंगे आपके लिए टीकाकरण और कुछ रोगों से संबंधित टॉप 100 प्रश्न, ठीक है? तो मिलते हैं शाम को 3 बजे, और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। अब डेली 2 क्लास आया करेगी, बस आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।